संघ इस देश के टुकड़े करा देगा, छोड़ेगा नहीं। जब वो दिलाते हैं शपथ, मैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लिए तन मन धन से रहूंगा। ये राष्ट्र डेमोक्रेटिक है। इस राष्ट्र में तुम कौन सी शपथ दिलवा रहे हो? तंग मानसिकता है बहुत ज्यादा, और आपस में बांटकर हिंदू से हिंदू को भी लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान तो लड़ाते ही हैं। भारतीय किसान संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूं, इसमें कोई दो। भारतीय किसान संघ आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसांगिक संगठन है। 15,000 ट्रैक्टर 3 लाख किसान से भोपाल को जाम किया। उसके बाद हम पर गोली चलाई, एनकाउंटर करने की कोशिश की। वो मेरे सामने जो किसान बैठा था उसको गोली सिर पे लगी, वही मर गया। आज अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु हूं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का, तो मैं ही हूं। मेरे अलावा कौन है एमपी में? हमेशा निशाने पर रहता सरकार की। और उसके बाद 50 बार मुझे जेल ले गए वो लोग। संघ का एक और स्टाइल है कि जिसकी थोड़ी गर्दन बढ़ती है उनके संगठन में, उसकी गर्दन को दबा देते, आगे नहीं बढ़ने देते कि संघ से आगे ना बढ़ जाए। मोदी की गर्दन संघ की हाइट से बहुत ऊपर पहुंच गई। अब वो संघ की जिसकी चाहे उसकी गर्दन दबा सकता है। काका जी, एक सवाल, क्योंकि पंजाब में बहुत चर्चा होती है सारे लीडर क्या है। आप कभी आरएसएस से जुड़े रहे हैं? बीजेपी से क्या मतलब, वो थोड़ा सा बता देंगे क्यों बार बार कई बार आपको ट्रोल किया जाता है? आरएसएस से मैं कभी नहीं रहा हूं। डॉक्टर लोहिया का मैं शिष्य रहा हूं। डॉक्टर लोहिया की आइडियोलॉजी से इम्प्रेस रहा हूं। 3 वर्ष मैंने भारतीय किसान संघ में, जो आरएसएस का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी की जहाँ कह दी, वो जो है एनजीओ में रजिस्टर्ड था। मैंने उसका एक्ट देखा था, तो एनजीओ में रजिस्टर्ड है, और एनजीओ को धारा 27 के तहत आंदोलन की परमिशन नहीं है। जब मैंने सरकार को घेरा, 15,000 ट्रैक्टर 3 लाख किसान से भोपाल को जाम किया, तो सरकार ने हमको हटा दिया, उन्होंने अध्यक्ष पद से। उसके बाद हम पर गोली चलाई, एनकाउंटर करने की कोशिश की। वो मेरे सामने जो किसान बैठा था उसको गोली सिर पे लगी, वही मर गया। मुझे जेल में डाल दिया, क्योंकि उनको ये लग गया था कि ये आदमी संघ का तो है नहीं है, ये तो प्योरली किसान है। और किसान की मानसिकता से मैं काम कर रहा था, ये बगैर जाने कि ये लोग कौन क्या है। पर उसके बाद पीछे आया समझ में कि ये लोग क्या है। तो ये बात आती है कि भारतीय किसान संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूं, इसमें कोई दो। भारतीय किसान संघ आरएसएस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसांगिक संगठन है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंग्लिश में कहते हैं। अनुसांगिक फ्रंटल जो भी हो, वो संगठन है उनका। 57 संगठन है। जैसे बहुत सारे लोग आरएसएस से निराश होकर निकले, जैसे निकले या नहीं निकले मुझे ये नहीं पता, जैसे गोविंदाचार्य हैं, तो उनकी लाइन को आप कैसे देखते हैं? गोविंदाचार्य, देखिए, आरएसएस मेन अलग है और उसके ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। हाँ, स्वदेशी है। संघ है, स्वदेशी है। नहीं है कि जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो संघ का व्यक्ति हो। उनके 2 व्यक्ति उसमें पेटेंट रहते हैं। एक प्रचारक होता है जो संगठन मंत्री होता है, वो रहते हैं, पर उसमें आम लोग, जैसे विश्व हिंदू परिषद है तो सभी हिंदू उसमें है। अब सभी हिंदू आरएसएस के थोड़ी हो जाएंगे, 2 या 3% हिंदू। यही पूछ रहा हूँ कि जैसे गोविंदाचार्य ने एक लाइन ली, जैसे बहुत सारे लोगों ने ली, जैसे विश्व हिंदू परिषद के जो गुजरात वाले हैं उन्होंने एक लाइन ली मोदी के आने के बाद, है ना। इनकी तो वाजपेयी सी खड़ गई थी, गोविंदाचार्य की तो गोविंदाचार्य की लाइन को आप ठीक मानते हैं? देखिए, गोविंदाचार्य जी ने कहा कि ये मुखौटा है, पीएम को कहा। उनसे मैंने खुद पूछा कि आपका क्या चक्कर चला, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको कहा, संघ के लोगों को, कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो उन्होंने बताया हमको। तो उन्होंने कहा कि मेरे कारण देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है, इस्तीफा देगा, मैं खुद इस्तीफा दे देता हूं। सामान फेंक दिया उठा के बाद में। अब वो जो कुछ किया हमको पता नहीं है, उनको काफी बेइज्जती की, उनको साइड ट्रैक कर दिया। तो उधर चाहिए होते हैं यस मैन। अच्छा, एक खास बात इसमें है कि जो 57 अनुसांगिक संगठन है, आरएसएस अलग है, उसकी उसकी शाखाएं हैं, वो उसमें सभी लोग संघ के हों ये आवश्यक नहीं होता है। ये बाद में मालूम पड़ेगा आपको कि ये इसका कहीं कनेक्शन संघ से आ रहा है। तो जिनसे ही मालूम पड़ता है वो लोग बाहर कर देते हैं या बाहर हो जाते हैं। ये कहानी है। संघ के बारे में आपकी समझ क्या है?
क्लैरिटी आज हो जाए पूरी, संघ को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज आरएसएस? संघ इस देश के टुकड़े करा देगा, छोड़ेगा नहीं। अगर आज की तारीख में सबसे बड़ा कोई देशद्रोही संगठन है तो आरएसएस है, क्योंकि उनकी जो थीम है, आइडियोलॉजी है, बहुत संकीर्ण है। वो जब वो दिलाते हैं शपथ, मैं कार्यकर्ताओं से पूछता हूं तो वो दिलाते हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म के लिए तन मन धन से रहूंगा। ये राष्ट्र डेमोक्रेटिक है, इस राष्ट्र में तुम कौन सी शपथ दिलवा रहे हो? हाँ, तो हिंदुओं की बहुत सारी परंपराएं हैं, वैष्णव है, कितनी परंपराएं हैं हिंदू है। तो ये सेवा की है, भारत की जो उनकी कल्पना है, ये खंड खंड करने वाली है। इसमें अफगानिस्तान से लेकर वहां तक देखते हैं, ये तो खंड खंड कर देंगे। तंग मानसिकता है बहुत ज्यादा, और आपस में बांटकर हिंदू से हिंदू को भी लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान तो लड़ाते ही हैं, उनसे हमने क्वेश्चन भी किया, ये 25 करोड़ मुसलमान हैं, इनको तुम समुद्र में फेंक सकते हो क्या? क्या कर सकते हो? क्यों इनके साथ ऐसा कर रहे हो? इनको एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इस देश में। जब आपने ये क्वेश्चन किया फिर क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि हिंदू के लिए आप काम कर रहे हैं, क्या 4% हिंदू तक आप पहुंच पाए हैं? अभी तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये देश उस मिजाज पर वो ये प्रिंसिपल ये मानते हैं कि ये सारे जो कन्वर्टेड लोग हैं, ये बेसिकली ये कन्वर्टेड हैं, ये बाय बर्थ। मतलब इस पे आपका जवाब जो उन्होंने दिया उसका लॉजिकल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बस हम ऐसा सोचते हैं। देखिए, दो तरीके होते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने किया था कि जब मुझे थोड़ा पता लगने लगा कि ये नॉन पॉलिटिकल लोग नहीं है, तो लखनऊ में दत्तोपंत ठेंगड़ी जिन्होंने बीएमएस लॉन्च किया था, वो मैं नया नया था, तो मैंने कहा मैं पूछूंगा तो ये बुढ़ा मुझे कहेगा कि कौन आदमी है। तो हमने लिख के दिया, वो लिख के पूछते हैं संघ का समाधान, आपको संघ का क्या है? तो मैंने लिखा कि ये कैसे संभव है कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं? आपका प्रचारक भाजपा में संगठन मंत्री बनता है, आपका व्यक्ति अनुसांगिक संगठन में जाके संगठन मंत्री बनता है, एक ही माँ के सारे बच्चे हैं ये, इनकी जातियां और धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो उसने उत्तर दिया बुढ़े। तो हम पूछ रहे हैं कि भारतीय किसान संघ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन आप कह रहे हैं जिसको, जिसमें आप थे, वो वही तो है। तो उन्होंने क्या कहा कि सारा देश संघ है। अब ये क्या है? अब वो बुजुर्ग आदमी हैं, उनसे बहुत ज्यादा बहस हो नहीं सकती। वो कहते हैं जो संघ के पास आ गया हम उनको अपना मानते हैं, वो हमें माने या ना माने। वो ये कहते हैं, बस ये है। छाटे वाली डांग ना करे छट के आउंदे क्यों लगे? सही गल है। क्योंकि दो तरीके होते हैं, एक होता है कि नहीं भाई ऐसा है, एक होता है कि इस तरह से ऐसा है। इस तरह से ऐसा की बात नहीं होती, क्योंकि हो क्या रहा है कि हम भी आपके जरिए संघ को थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो संघ के स्पोक्स पर्सन थोड़ी है, जो आदमी रहा होता है उनको ज्यादा पता होता है। मैं रिहा भी नहीं का, संघ च रिहा भी नहीं है। आपकी बातचीत जहाँ डायलॉग हुआ है ना, काका जी आप संघ को जानते बहुत हैं। अरे बहुत जानते हैं आप, इतना संघ को कौन जानता है? नहीं, जब हम किसी दिशा में बढ़ेंगे, पढ़े लिखे आदमी है ना, तो आपको समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि आप क्या हो। हमने कहा ये प्रचारक कैसे बन जाते हैं। हमारे लिए बड़ा वो विषय था कि आदमी ऐसा कैसा हो सकता है कि अपना जीवन दान दे दे, घर बार छोड़ दे, पत्नी शादी ना करे, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने एक इंटरव्यू इनका लिया। मैंने लिए करीब 150 इंटरव्यू कि भाई साहब आप प्रचारक कैसे बने? मनुष्य भगवान ने जीवन दिया है, तुमने यही लगा दिया। तो उन्होंने कहा कि साहब 12वीं क्लास में हम 4 बार फेल हुए, पिताजी ने 4 लट्ठे दिए, हमने दौड़ लगा दी, घर से भाग गए। एक बस वाले से एक संघ वाला झगड़ा कर रहा था, हम जानते हैं कौन है। उसने बस वाले को पीटा, उसने उसको पीटा, और उसने मुझे देखा, यही बैठ गाड़ी के पीछे में बैठ गया। तब से बोले संघ में, घर से भाग के आया और संघ में आ गया। तो क्या करते हो तुम यहाँ पर? बोले बिस्तर बिछाना, टिकट कराना रेलवे की, अधिकारियों की काम करता हूं। एक कैडर उनका ये है। दूसरा कैडर भिंड से बहुत निकले हैं प्रचारक,
भिंड भिंड जहाँ थोड़ा डाकू वाला एरिया है, तो उनसे पूछा मैं कि इस जिले में तो गन चलती है और यहाँ संघ का इतना ज्यादा कैसे प्रचार हो गया है? तो बोले साहब सही बताए, इस जिले की खासियत है कि ये बहुत जल्दी अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। तो इसमें ताकत है, आत्मबल है। उसको दिखाया राष्ट्रवाद का सपना, राष्ट्र तुमको पुकार रहा है और हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र के लिए तुमको कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हमारा आदमी तौ में जाता है और वो चूंकि चल लेता है। ये है सेकंड लेयर। थर्ड और है, थर्ड में एक थे प्रभाकर केलकर जो अब नहीं रहे, कोरोना मर गए। तो उनके 8 बहन थी, 4 भाई थे और वो शिशु मंदिर में पढ़ाते थे और संघ की शाखा लगाते थे। वो जेल चले गए, इमरजेंसी में नारेबाजी की जेल चले गए। जेल से छूट के आए तो उनके घर में सोने को जगह नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, परिवार बड़ा था, पिताजी छोटी सी नौकरी करते थे। तो उन्होंने संघ को कहा कि 2 वर्ष का मैं समय दे रहा हूं संघ के लिए, तो कार्यालय में खाना मिलेगा, सोने मिलेगा और सम्मान मिलेगा। तो 2 साल तक वहां रहे। वो प्रचारक नहीं निकलना चाहता था, बोले मैं प्रचारक अच्छा चीज नहीं है, बोले मैं शादी करना चाहता था, घर बसाना चाहता था। नौकरी नहीं लगी 2 साल में, फिर 2 साल का समय दिया, फिर 5 साल का समय दिया, मैं 40 का हो गया। अब शादी करके क्या करूंगा? इसमें प्रमोशन मिल गया, उसी में आ गया। एक ऐसा आदमी आता है। संघ को तो बड़ा इंटेलिजेंट संगठन, क्योंकि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो राज कर रहे हैं, अगर जनसंघ जब बनता है 52 में जनसंघ बनता है, मुझे लगता है 51 में 1925 में संघ बना है। नहीं संघ नहीं, जनसंघ 50 में बनता है। तो जनसंघ में भी जो लोग लाए गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह, ये तो मतलब वहां संघ से निकाल के इंटेलिजेंट पीपल इन्होंने पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद अब राज कर रहे हैं। वो जा ही नहीं रहे हैं। देखिए 4 लोग आए थे। मैं ये कह रहा हूं कि जो आप मान रहे हो कि जैसे ये तो संघ तो कुछ नहीं है, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं, आप क्या है समझ नहीं पा रहे हैं विषय को और आगे बढ़ जाते हैं। अगली लेयर पर आओ ना फिर। अगली लेयर पे आएंगे तो अगली लेयर पे आवाज नहीं दी आपने। आधा % से ये तो हमारी से, ये तो देखिए ये पंजाब है, वोकल बहुत है पंजाब। ओके, आधा % से भी कम, यानी 1000 में 1 आध व्यक्ति उसमें टैलेंट आता है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। गोविंदाचार्य जैसे, गोविंदाचार्य है, आपका ये मुखर्जी श्यामा प्रसाद है, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ऐसे लोग। और सबसे टैलेंटेड थे सिन्हा जैसे लोग, दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, तो ये है। बाकी तो गधों की फौज है नीचे पूरी। यस मैन चाहिए केवल। यदि आपने क्वेश्चन किया वो समझ जाएंगे आप हमारे काम के नहीं हो। और जितने भी अनुसांगिक संगठन होते हैं उसका अध्यक्ष वो रबर स्टैंप रखते। आप जैसे आप थे, हमारा उनको संकट खड़ा हो गया था। आप तो रबर स्टैंप लाए, तो रबर स्टैंप समझ गए थे ना। उसमें ही सुनो आप, भिंड का बन गया हमारा संगठन मंत्री ठाकुर। और उसने देखा ठाकुर ने कि ये तो सब गधे हैं, टैलेंट तो इसी में है। तो संघ ने विरोध किया, जो उनने बाद में बताया संघ के लोगों ने कि यार तुम्हारा संगठन हमें कोई मतलब नहीं है, मगर ये कक्का जी को मत बनाना, ये किसान की लड़ाई बहुत ईमानदारी से लड़ेगा। बना दिया तो हमने लड़ाई लड़ी तो हो गया काम, निपट गया काम। तो आप संपर्क नहीं करते कक्का जी, ये इतने बड़े आंदोलन में हो, आप कहाँ चले गए आप? हम तो कभी छोड़ते नहीं है लोगों को। जैसे संघ ये कहता है कि जो हमारी शाखा में एक बार आ गया, जहाँ हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, हम उसको अपना ही मानते हैं, वो कहीं मर्जी रहे, वो हमारा है। कहने में और करने में अंतर होता है ना। आज अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु हूं मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार का, तो मैं ही हूं। मेरे अलावा कौन है एमपी में? हमेशा निशाने पर रहता हूं सरकार के। और उसके बाद 50 बार मुझे जेल ले गए वो लोग। तो देखिए वो तो जानते ही हमारा आदमी है ही नहीं है। हमने अगर उनके साथ में वो ट्रेनिंग लेयर पर आप आए नहीं, फर्स्ट लेयर के बारे में थोड़ा डिफाइन करो। फर्स्ट लेयर में बहुत रेयर लोग आते हैं। हाँ, वो बहुत रेयर आदमी, जैसे कुछ टीवी में दिखाते हैं
नहीं बन नहीं पाते, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते, वो अपने एक मिशन को लेकर आते। दूसरी ये भी कहा जाता है कि आरएसएस के में जो मुखी बनता है वो ज्यादातर कोई भी गैर ब्राह्मण नहीं होता। जैसे ये कोंकणी ब्राह्मण है, मोहन भागवत, मतलब है ना, ब्राह्मणों में भी उच्च ब्राह्मण बनता है। मतलब बहुत रेयर टाइम हुआ है, जैसे कि भैया जी जोशी के टाइम, पता नहीं भैया जोशी तो सर किसी एक दो के टाइम हुआ है, बाकी के टाइम नहीं हुआ है, ज्यादातर लोग ब्राह्मण है। देखिए 1925 में हिंदू महासभा थी, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था हेडगेवार, ठीक है। हेडगेवार कॉकरस ब्राह्मण, कॉकरस वो किसी को ब्राह्मण मानते नहीं है, श्रेष्ठ वही है। और कॉकरस के बारे में बताऊंगा, वो ब्राह्मण भी नहीं है, होने का दावा करते हैं, ये कहिए आप। हमारे चैनल पर ऐसे नहीं कि श्रेष्ठ वही है, हम तो कहते हैं सारी कास्ट, सारी रेस, सारे लोग एक ही हैं। नहीं, हम तो कहते हैं किसान की कोई जाति नहीं होती, एक ही जात है, किसान है। अपन बात है वर्तमान में भी पता चल गई कि आरएसएस का बहुत बोलता है। तो हाँ, सोचिए सिद्धूपुर यूनियन है, किसानी की बात हो रही है, तो यादविंदर पिछले 15 मिनट से आरएसएस के ऊपर बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग गल नहीं आरएसएस का बात बोलबाला है। ये गल ये रही कि कक्का जी आपसे कभी बात नहीं हुई होगी, ये पंजाब में आम ही है आपकी बात। जब हाँ पहला सवाल दसो जी, पूरी गल पूरी करो, ये तो बड़ा कौन सी बात थी? यही जो आप बता रहे थे 1925 वाली। तो महासभा, हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष थे 5, उसमें से हेडगेवार थे। हेडगेवार ने एक नई दुकान खोली है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हेडगेवार कॉकरस ब्राह्मण, कॉकरस के बारे में बताऊंगा बाद में, मैं पूछ लेना, मैं भूल जाता हूं। उसके बाद गोलवरकर बने, वो कॉकरस ब्राह्मण। उसके बाद में गोलवरकर के बाद में कौन बना, चलो कोई ना, तुसी आगे गल यही बनते रहे। केवल ज्यादातर मुझे ये पता है कि ब्राह्मण है, उच्च ब्राह्मण जो टॉप कॉकरस एक और बने। उसके बाद बीच में नहीं ब्राह्मण कहते जिन्होंने महाराष्ट्र से ज्यादा बने, ये गोवा के कोंकण रेलवे जो है ना, तो ये वही बनते हैं। केवल एक रज्जू सिंह करके, हाँ रज्जू भैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं, रज्जू भैया बने। हाँ वो बने, वर्तमान में भी वही हैं जो हैं। कॉकरस के बारे में ये कहावत है कि ये हिंदू नहीं है, ये पुर्तगालियों की औलाद है। आप देखेंगे अगर प्योर कॉकरस है तो उसकी कंजी आंखें, गोरा शरीर, चिट्ठा हुआ और डरपोक अंदर से बहुत ज्यादा। ये एक नॉवेल है आचार्य चतुर्सेन का, उसने लिखा है। तो ये 4 कैडर हैं इनके, इनको टैलेंट तो चाहिए नहीं, ऊपर 2-4 लोग होते हैं वो चलाते रहते हैं। पर गोविंदाचार्य आदमी होशियार है, उनका जीवन अलग प्रकार का चल रहा है। अब तो 80 साल के हो गए वो। लोकनायक जयप्रकाश का जब आंदोलन चल रहा था तो बिहार में 19-20 साल का, 20 साल के होंगे ये 21 साल के होंगे, तो हम पटना जेल में थे उस समय। तो इनसे हमारी पटना जेल में मुलाकात हुई थी। राम बहादुर राय जैसे लोग भी इनके साथ रहे हैं, मतलब इनके सलाह कर रहे हैं ये कि ये देखिए 1950 में जब इन्होंने बनाया जनसंघ, 4 लोग दिए, उस समय राजा महाराजा दुखी थे देश के, जिनके राजपाट चले गए थे, तो उन्होंने इनको सपोर्ट किया, जनसंघ को पैसा भी दिया और राजाओं का उस समय प्रभाव भी हुआ करता। कैप्टन दे परिवार बारे भी किया जाता है पंजाब च, कैप्टन की जो फैमिली है इसके बारे में भी किया जाता है, क्योंकि इनकी जो माता जी थी महेंद्र को, ये उनके काफी क्लोज हुए थे। जितने राजा महाराजा थे, क्योंकि सबका राजपाट गया था 1950 में, सबके महल छिन गए थे, दरबार छिन गया था, तो सब जनसंघ में पैसा लेके आ गए थे। गायत्री देवी जयपुर, तो वो जनसंघ बना। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਖ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲਾ ਸੇਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਮਤੋਜ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਬਾਰੇ ਆਲਾ ਸੇਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਂਕਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾ ਕੱਕਾ ਜੀ, ਕਰੈਕਟ ਕਰਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸੀਗੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਲਾਕਾ, मैं क्या वो क्लियर हो जाए सारे कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। कक्का जी एक बात और बताएं, जो आज प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, कि इन्हां नूं चलाउण वाले आरएसएस है, इसको चलाने वाले आरएसएस के लोग हैं? मुझे नहीं लगता, मुझे इसलिए नहीं लगता कि ये तो बहुत
बड़ा नटवर लाल है भाई, इसको कौन चलाएगा? कह रहे आरएसएस बीजेपी को चलाती थी, अब बीजेपी आरएसएस को चलाती है, ये कहा जाता है। इनकी हैसियत होती तो ये सरकार बहुत पहले बना लेते। इनकी हैसियत नहीं है इतनी संघ की। संघ का हवा खड़ा कर दिया है मीडिया ने, तमाम चीजों ने। संघ की औकात होती तो उत्तर प्रदेश में कब की गवर्नमेंट बना लेते। ये तो जो एजेंडा लाए हैं बार बार, राम मंदिर का, रोटी को, ठंडी रोटी को गर्म करना, बार बार वही चलता रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। मोदी संघ का एक और स्टाइल है कि जिसकी थोड़ी गर्दन बढ़ती है उनके संगठन में, उसकी गर्दन को दबा देते, आगे नहीं बढ़ने देते कि संघ से आगे ना बढ़ जाए। मोदी की गर्दन संघ की हाइट से बहुत ऊपर पहुंच गई। अब वो संघ की जिसकी चाहे उसकी गर्दन दबा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि उसकी बात माने, वो किसी की बात नहीं माने। पहले तो संघ 2014 से पहले तो मुझे नहीं लगता किसी संघ के हेड ने ऐसे बीजेपी का चुनाव, एक तरफ तो कहते हैं हम सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, और दूसरी तरफ मोहन भागवत बीजेपी का वो दिखा के वोट डाल रहे थे। ऐसे कभी नहीं किया किसी संघ के। देखिए, ये सब वही लोग हैं। ये कैसे संभव है कि आप कहें कि हम नॉन पॉलिटिकल है, हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं है, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। भारतीय किसान संघ कहता है हम नॉन पॉलिटिकल हैं, विश्व हिंदू परिषद कहता है। ये सब बकवास है। सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं ये सब। ये तो चुड़ूनी कहता राजनीतिक, कहने कुछ नहीं है राजनीतिक। कई किसान नेता हैं जो चुनाव लड़े हैं। क्या जी की आंदोलन, एक लाइन में अगर आपने एक्सप्लेन करना हो, एक लाइन, 2 लाइन में कर दो। देखिए, ये जो 3 कानून रद्द करने की बात पीएम ने की है, इससे बड़ी मैं जीत किसको मानता हूं? दल्लेवाल जी और मैं बैठ के चर्चा करते थे कि देश का किसान इकट्ठा कब होगा। इस आंदोलन ने देश के किसानों को दिशा दी है इकट्ठा होकर लड़ने के लिए। ये अचीवमेंट, अब लड़ाइयां लड़ते रहेंगे पर ये बड़ा अचीवमेंट है पूरे आंदोलन। हाँ जी, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚ ਦੱਸੋ। ਬਈ ਜੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਆਪ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕਾ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 25-26 ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੰਗ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਤਰਾ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਹੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਗਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।